नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी में अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें और बाद में जब ये वीडियो देखें और आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, इसे लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव की आंधी के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर दिया है। अब गुजरात मंत्रिमंडल पर ऐसी क्या आफत आ गई थी अचानक कि उसका पुनर्गठन करना पड़ा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कर दिया गया है। और इससे जाहिर है कि सरकार आगे की सोच कर चल रही है और उसमें उसका जो लक्ष्य है वो 2027 का विधानसभा चुनाव गुजरात का हो सकता है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब हैं और पिछले आराम से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। कहीं कोई ख़ास ज़्यादा अड़चन उनकी सरकार को नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक बिना किसी पूर्व भनक के उनके मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने कर दिया और इससे कुछ समय के लिए ठिठक गई बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में तो आपको पता है कि पहले चरण का मतदान जब होगा तो उसमें मुख्य जो धुकधुकी है दोनों पार्टी दलों की, दोनों गठबंधनों की, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, वो उन 52 सीटों को लेकर के है जिन 52 सीटों पर पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 1000 से लेकर 5000 के बीच में था। और इन 52 सीटों पर भी दोनों गठबंधनों में जो तालमेल जिस ढंग से स्पष्ट पारदर्शी तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हटो बच्चों चल रहा है, नानुकुर चल रही है, मान मनोवर चल रही है। जैसे कि बिहार विधानसभा की जब मैंने आपसे बात की तो वहाँ पर जो वीआईपी पार्टी चलाते हैं मुकेश सहनी साहब, वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनको बिहार में जो गठबंधन जिसके वो सदस्य हैं उनको कहा था कि भाई आप राज्यसभा का एक सीट ले लीजिए और यहाँ कुछ कंसेशन कर लीजिए, लेकिन बात बनी नहीं। मुकेश सहनी साहब खुद गौड़ा बोराम विधानसभा चुनाव से सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज वो अपना चुनाव का पर्चा भी भरने वाले हैं और उन्हें पिछले जो विधानसभा चुनाव था उसके मुकाबले में एक सीट कम दी गई है और उनसे कहा गया है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपको या तो राज्यसभा की कोई सीट दे दी जाएगी और या फिर आपको 2 एमएलसी की सीटें और दे दी जाएगी। अब लेकिन ये सब तो चल ही रहा है। इस बीच में जो मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर को लेकर के बहुत रट्टा वहाँ पर चल रहा है बिहार में। मैथिली ठाकुर की जो उम्मीदवारी है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझ की और मैथिली ठाकुर का जो लोकप्रियता है वो एक अच्छी लोक गायिका है, युवा लोक गायिका है, उसको भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट तो दे दिया, लेकिन उनके प्रत्याशा के बाद जो आसपास के मंडल है उसमें बड़ा विद्रोह की स्थिति आ गई और स्थिति ऐसी आई है कि लोग अब मैथिली ठाकुर को आसानी से चुनाव जीतने देंगे, इसको लेकर के संदेह उत्पन्न हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को अकेला नहीं छोड़ा है। मैथिली ठाकुर का विरोध देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहते हैं एक स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है। कोई 240 उसमें स्टार प्रचारक हैं, उन सबको इस तरह से क्या कहते हैं चुनाव लड़ाने की तैयारी की गई है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। चिराग पासवान, एक जैसे सहनी साहब का मैंने नाम लिया, ऐसे चिराग पासवान भी है, उन्होंने भी 29 सीटें 29 सीटों पर चुनाव अभी लड़ा। उन्होंने जो अपने प्रत्याशी जारी किए हैं, दूसरी लिस्ट में उन्होंने फिर 15 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। इस तरह से एनडीए जो है अभी तक 243 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम
घोषित कर चुकी है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी जीतन मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, सहनी साहब हैं, चिराग पासवान है, ये सब मिल करके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक संकट ये आ रहा है कि ये जो जितने भी गठबंधन के घटक दल हैं, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने वोटरों को दीगर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू में स्थानांतरित करा पाएंगे, क्योंकि ये गारंटी वो अपने अपने चुनाव अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे रहेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कैसे बहुमत में इस गठबंधन को लाया जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये झटके तो इधर उधर चल ही रहे हैं। जैसे आरजेडी है, अब आरजेडी प्रमुख वहाँ पर प्रतिनिधि दल है महागठबंधन का कांग्रेस के साथ ही। अब उसमें जो एक तस्लीमुद्दीन क्या नाम भूल रहा हूँ, तस्लीमुद्दीन, उनके बेटे थे सरफराज, आरजेडी के नेता थे तस्लीमुद्दीन साहब, और लेकिन एंड टाइम पर छोड़ करके जनसुराज में शामिल हो गए। और जनसुराज में शामिल होने से उन्होंने थोड़ा सा आरजेडी को तकलीफ देने की कोशिश की। अब यही स्थिति कमोबेश महागठबंधन में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनातनी चल रही है, लेकिन एडजस्टमेंट की कोशिश हो रही है। और अब कांग्रेस अभी तक अपने 48 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। अब इस 48 प्रत्याशियों में उनको सिंबल भी दे दिए गए हैं। अब महागठबंधन में से राजद है, बीआईपी जो अब सहनी साहब की पार्टी थी वो इधर हो गई है, सीपीआईएम माले है, सीपीआईएम है, सीपीआई ये है, ये सब चुनाव मिल करके लड़ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज जैसे पहले चरण के जो नामांकन है उनका अंतिम दिन है, और ये जब अगर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि अभी भी इस चुनाव में ये तय नहीं हो पाया है कि महागठबंधन की ओर से विधानसभा इसमें जो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा, और आपके एनडीए की तरफ से विधानसभा का कोई प्रत्याशी कैसे होगा। अब कौन होगा कैसे होगा इसका अभी तक तय न होने से अब इसका हो सकता है लाभ भी मिले, और इसका ये भी हो सकता है कि नुकसान भी इन गठबंधनों को हो जाए। बात बहुत ज़्यादा जो हो रही है वो मैथिली की हो रही है। मैथिली ठाकुर जो है एक तरह से भारतीय संस्कृति में की नई युवा ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको हड़प लिया, और उनके साथ उनको, वो अभी कुल 25 साल की है, उनका चुनाव लड़ने की उम्र अभी अभी पूरी हुई है, उनको सीधे से विधानसभा का टिकट दे दिया। यानी मैथिली ठाकुर को जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया तो अलीनगर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विस्फोट हो गया। लोग जो पुराने विधायक थे पिछले चुनाव में जो जीते थे, मिश्री लाल यादव, वो और उनके समर्थक सब लोग मैथिली ठाकुर के पीछे पड़ गए। अब मुश्किल ये है कि मैथिली ठाकुर को चुनाव जिताना भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, क्योंकि मैथिली ठाकुर पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं। मैथिली ठाकुर तो गीत भजन गाती हैं और उन्होंने उसी से अपनी लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन कितनी आसानी से चुनाव जीतेगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि उनके जो समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर के लिए कोई चुनौती नहीं है, और वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। मैथिली ठाकुर आपको पता है मधुबनी जिले का एक गाँव है बेनीपट्टी, वहाँ पैदा हुई थी, और बाद में वो आकर के उनका परिवार दिल्ली में आकर के बस गया। लेकिन उन्होंने पूरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर की पूरी स्थिति का जो फायदा है वो उठाने की कोशिश की है। अब अभी पहले चरण का जो बिहार में मतदान होगा उसके पहले अमित शाह साहब जो कि चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीती रात बिहार पहुंच गए हैं। और उन्होंने वो जो सबसे जटिल मुद्दा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, बीजेपी से होगा या जेडीयू से होगा, उस पर एक बयान दे दिया गोल गोल कि जो विधायक चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये तो बड़ा पुराना है,
फार्मूला है। लेकिन आमतौर पर कोई भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर लड़ा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ 1-2 वर्षों से ये रणनीति बना ली है कि अब वो ये चुनाव है वो मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के नहीं लड़ती, वो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा करके लड़ती है। आप देखें जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, यहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। अचानक मध्य प्रदेश में मोहन यादव बना दिए गए, राजस्थान में शर्मा जी बना दिए गए, वहाँ पर साय साहब छत्तीसगढ़ में बना दिए गए, यहाँ नवाब सैनी साहब खींच के लाए गए हरियाणा में। अब ये बात अलग है कि इस प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी एक तात्कालिक संकट से बच जाती है, लेकिन ये प्रयोग बिहार में भी लागू कर पाएगी वो, इसमें थोड़ा सा संदेह है। संदेह इसलिए कि बिहार में जो इस समय विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कोई माने या ना माने, वो उन दो चेहरों को लेकर हो रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव है आरजेडी और महागठबंधन की ओर से, और दूसरी तरफ एनडीए की ओर से हमारे नीतीश बाबू है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है, चाहे वो सिद्धार्थ चौधरी हो या कोई तीसरे आदमी हो। तो ऐसे में ये चुनाव का जो फैसला होना है वो नीतीश और तेजस्वी के चेहरों के बीच होना है। यहाँ राहुल गांधी की मेहनत काम कर सकती है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत काम कर सकती है, उनका पैसा काम कर सकता है, उनके अनुभव काम कर सकते हैं। लेकिन जनता जो सरकार चुनेगी, जो नई सरकार बनाएगी, वो या तो तेजस्वी के चेहरे को देखकर बनाएगी या फिर नीतीश बाबू के चेहरे को देखकर बनाएगी। लेकिन बिहार का जो अतीत है वो ये कहता है कि बिहार में जब चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद से घोड़ा भाग बदल जाता है, पूरा परिदृश्य बदल जाता है। अगर आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अकेले बहुमत मिलता है, पहले चरण में 101 सीटें लड़ रही है, देखिए कितनी जीतती है। अकेले अगर बहुमत वो जुटा लेती है तो निश्चित तौर पर वो जेडीयू को और उसके नेता नीतीश कुमार को और तमाम सारे नेताओं को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जेडीयू वापस से अपने पुराने साथी आरजेडी के साथ मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोके। लेकिन ये अभी कयास है, पहले चरण का मतदान हो जाए, उसका ट्रेंड समझ में आ जाए, मतदाताओं में कितना उत्साह है ये समझ में आ जाए, तब दूसरे चरण के बाद कोई भविष्यवाणी या कोई आकलन आप लोगों के सामने रखा जा सकता है। अभी तो स्थिति ये है कि दोनों गठबंधनों की ओर से धुकधुकी नेताओं की बढ़ी हुई है। बढ़ी इसलिए हुई है कि जो तालमेल है, जो गठबंधन है, जो सीटों का बंटवारा है, उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह दोनों पार्टियों के घटक दलों में, उनके नेताओं में, स्थानीय कार्यकर्ताओं में दिखाई नहीं दे रहा है। अब उदाहरण आपको बताएं, जैसे इधर वेत्री ठाकुर को लेकर अगर असंतोष है तो उधर लालू यादव के एक बेटे ही पार्टी से अलग होकर अपना धपली, अपना राग लाप रहे हैं, तेजस्वी के जो भाई हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारे जो साथी लोग हैं अलग अलग इलाकों में वहाँ पर डेरा डाल चुके हैं, वो पल और दिन और क्षण की जो तब्दीलियाँ हैं वो हम तक आप तक पहुँचाएंगे। तो आप देखते रहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही हमने रखा है कि बिहार चुनाव में काबा, बिहार में क्या हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि हर छोटी से छोटी तब्दीली की सूचना आप तक पहुँचे। हालांकि अभी प्रतिस्पर्धा का दौर है, आप जिस चैनल से भी जुड़े हैं वहाँ आपको इस तरह की सूचना मिलेगी, लेकिन चक्षुदर्शी पर जैसा उसका नाम है वैसी सूचनाएं आपको मिलेगी। तो आप लगातार देखते रहिए बिहार विधानसभा चुनाव में काबा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चक्षुदर्शी पर आने के लिए। नमस्कार।